जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस टेस्ट सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 16 है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि सर्च इंजन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, वो नहीं है ऑर्कुट। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा सही वो डी रहेगा। तो बेसिकली देखिए, ऑर्कुट क्या है। ऑर्कुट एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह, सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी। और ये देखिए बंद हो चुकी है अभी। 2014 तक ये ऑपरेटिव रही। और इसको क्या था, गूगल की एक समूह द्वारा इसको क्या किया था, संचालित किया जाता था। गूगल के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता था। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस www वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या करते हैं, सूचना को खोजने का कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए गूगल जैसे, गूगल एक सर्च इंजन है, अल्ट्रा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है। आप इस तरीके के नाम थोड़े से नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इवन आप जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनको थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं जानते हैं। कुछ लोगों ने देखिए अल्ट्रा विस्टा सुना नहीं होगा, लेकिन अल्ट्रा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्ट आपने नहीं सुना होगा, साइंस डायरेक्ट भी एक सर्च इंजन है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको सर्च कर लेंगे, जैसे एज करके सर्च इंजन है। तो इस तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जो आप एक जगह पे लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ईमेल जब आप भेजते हैं तो कौन कौन से अटैचमेंट, किस किस टाइप के अटैचमेंट आप उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, आप उसमें संगीत MP3 फाइल लगा सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। आप संगीत भी लगा सकते हैं उसमें, आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं उसमें डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए जो आंसर होगा वो रहेगा क्या, उपयुक्त सभी। इसके अलावा देखिए MP3 तो मैंने आपको बताई दी है। डॉट, देखिए .MP3 इस तरीके से एक्सटेंशन लगेगा। .doc डॉक्यूमेंट लग जाएगा। .jpeg मतलब जो फोटो फाइल होती है वो हो जाएगा। .txt हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। .avi .mpeg ये सारे जो है वीडियो के फॉर्मेट्स हैं। तो ये भी इसमें आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो देखिए, ग्राफीन इनोवेटिव सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। ग्राफीन इनोवेटिव सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये है केरल में। केरल में ये स्थापित किया गया है। केरल की जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है खोला गया है। तो उसका जो है पहला, ये देखिए अपने आप में पहला इस तरीके का नवाचार सेंटर है ग्राफीन का। तो ये केरल में खोला गया है। इसके बाद में देखिए और चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12वीं ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 12th ICC वनडे जो वीमेन वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है। तो देखिए इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी रिकॉर्ड 7वीं बार जो है इन्होंने जीता है, रिकॉर्ड 7वीं बार। और इन्होंने इसमें क्या किया है, न्यूजीलैंड को हराया है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन देश रहा है। तो देखिए अंडर 19 में हमारे देश ने ही इसको जीता है। और इसमें हमने किसको हराया, इंग्लैंड को हराया 5वीं बार। 5वीं बार इंग्लैंड को हराया है। और इसके जो कैप्टन रहे थे यश धूल रहे थे, आपको पता होगा। इसके बाद में देखिए 6 क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एनवायरमेंट इकोलॉजी का। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। इसको ईजिली तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पदछाप। तो पारिस्थितिकीय पदछाप इंग्लिश मीडियम वाले जो देख रहे हैं इसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का बेसिकली मतलब क्या है, दो मतलब इसके निकलते हैं। ये भूमि नहीं, न्यूनतम भूमि नहीं, न्यूनतम बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूनतम संसाधन होने चाहिए। ये न्यूनतम जो डिमांड रहेगी वो होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए दो इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो क्या है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकीय पदछाप का मतलब होता है कि ह्यूमन डिमांड, एक इंसान की इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से
कितनी डिमांड है, अपनी ज़रूरतों को पूरा, कम से कम डिमांड की बात हो रही है, न्यूनतम डिमांड की बात हो रही है, कम से कम डिमांड कितनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एनवायरनमेंट, ये क्या है, एक तरीके का जो मानक है कि एनवायरनमेंट जो है, जो परिस्थिति है, वो उसको रीजनरेट करने के लिए जो है कितना कर सकती है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कितना। मान लीजिए जैसे डिमांड की है, ह्यूमन की जो डिमांड है, उसने अपने रिसोर्सेज ले लिए, उसके बाद जो एनवायरनमेंट है उसको कितने हद तक रीजनरेट कर सकता है। तो यही पारिस्थितिकी है का मतलब होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब यही होता है। आप और थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और गूगल वगैरह कर सकते हैं। बाकी देखिए इतना ही मतलब है इसका, आप इसको ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की डिमांड जो है कितनी डिमांड है, मिनिमम डिमांड जिससे कि क्या रह सके, वो जिंदा रह सके। इसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 1994 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, UNGA, उसने क्या किया था, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ओजोन परत संरक्षण, इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। क्योंकि देखिए इस दिन क्या हुआ था, 16 सितंबर को ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में मैं पीछे भी बताता आ रहा हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहीं भी आएगा तो आप याद रखेंगे ODS का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करना था। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे उनको फेज आउट करना था। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। 2021 की जो थीम रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, वो थी कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। तो देखिए 2021 का शायद ना पूछा जाए तो आप इसको याद रख भी सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन जो फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल्स को जलाने के बाद ये उत्पन्न होती है, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कब निकलती है, जब हम फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है बेसिकली कि कुछ इस तरीके से वन दिए हुए हैं, कुछ सेंचुरी दी हुई हैं, उनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए जो सुमेलित करना है इसमें से, गिर वन कहाँ पे है, तो गिर वन बेसिकली आपको पता ही है गुजरात में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, गिर वन नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। भरत बर्ड सेंचुरी, तो देखिए जो भरतपुर पक्षी विहार है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इसका जो है ए हो जाएगा। बांधवगढ़ आपको पता ही है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा, तो काजीरंगा हो जाएगा आसाम में। देखिए इसके ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो कराई हुई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कराई हुई है। नेशनल पार्क्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो कराई हुई है। आप चैनल के वीडियोज़ में जाके उसको देख सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। टाइगर रिजर्व्स तो आपको नहीं छोड़ने हैं। और एक इस तरीके का क्वेश्चन कि कहाँ से जो है नामीबिया से अभी जो टाइगर्स लाए गए हैं और कहाँ पे उनको क्या किया गया, स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में कराया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो कूट रहेगा 9th क्वेश्चन का वो बी रहेगा। आप बी से इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये इसका कूट सही कूट रहेगा। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो देखिए मेघ बकरियाँ आपने देखा होगा, जो नीलगिरी ये ताहर के नाम से जानी जाती हैं। नीलगिरी ताहर आपने ये पढ़ा भी होगा, TAHR लिखा जाता है इनको, नीलगिरी ताहर। और इनको देखिए नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है। आइबेक्स IBEX कहा जाता है। और सिर्फ आइबेक्स भी कई बार इनको कहा जाता है। तो ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं अराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। अराविकुलम राष्ट्रीय पार्क वहाँ पे मिलती हैं। और ये बेसिकली कहाँ है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इसको, ये बेसिकली अराविकुलम इसका कुछ पार्ट वहाँ पे है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखिए ये IUCN की जो लिस्ट है, IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड में आता है, लुप्त प्राय में आता है ये जो मेघ बकरियाँ हैं। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारा, उसके शेड्यूल 1 में ये आती हैं। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इराविकुलम नेशनल पार्क में ये पाई जाती हैं और इनको नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो देखिए इलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था,
राष्ट्रकूटों ने कराया था। तो राष्ट्रकूटों ने ये कराया था। इलोरा गुफाएं जो हैं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है ये। और देखिए 1983 में इनको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया, विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था 1983 में। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो और थोड़ा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इलोरा गुफाएं जो हैं वो किस किस के उसमें बेसिकली मंदिर हैं या मूर्तियाँ हैं, किस किस से रिलेटेड है, मतलब कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो आप इसको याद रखेंगे SBJ से याद रखेंगे। तीनों ही जो धर्म है, जो प्रोमिनेंट धर्म है, हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो ये तीनों के ही इसमें क्या रहेंगे? साक्ष्य मिलेंगे आपको एलोरा गुफा में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। इसका नेतृत्व किसने किया था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, आप टिक कर लीजिए इसको। इस बार होम रूल लीग से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक और एनी बेसेंट ने। तो देखिए अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में किसने किया था? तिलक ने किया था। और सितंबर 1916 में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इन्होंने अपनी अपनी अलग होम रूल लीग चलाई थी इन्होंने। इसके बाद में देखिए ये थोड़ा बॉम्बे साइड में इन्होंने चलाई थी। किसने? जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने बॉम्बे साइड में चलाई थी। और ये जो एनी बेसेंट थी इन्होंने साउथ की एरिया में और थोड़ा सा नॉर्थ की एरिया में, मतलब ऑल इंडिया ही वैसे थोड़ा इन्होंने कवर कर लिया था अपनी होम रूल लीग से, पर जो है कि प्रोमिनेंटली साउथ की तरफ इन्होंने, साउथ ईस्टर्न तरफ, ये तमिलनाडु और इधर की एरिया में आप इसको मान सकते हैं। तो इनका जो था बेसिकली कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो एनी बेसेंट का था वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये जो पत्रिकाएं थी इनकी। और जो बाल गंगाधर तिलक का था वो कौन सा था? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, आप इनको इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। केसरी मराठा जो है आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र की तरफ, मुंबई की तरफ चलाई थी, तो आप इसको थोड़ा सा मराठा, केसरी, ये सब थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए ये घटनाएं हैं और इनको जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जो क्रोनोलॉजी है, टाइमलाइन है, थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। गांधी इरविन समझौता आपको पता है कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। लेकिन इसमें देखिए काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा आपको डेट का भी पता होना चाहिए। डेट देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी चीज़ जो है बाद में हुई थी, कौन सी आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो 1931 की 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची, देखिए कराची अधिवेशन की बात हो रही है, तो ये 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को तो भगत सिंह को फांसी लगी थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, इसका जो रहेगा वो रहेगा 26 से 31 मार्च 1931 तक। तो देखिए पहले नंबर पे तो आ जाएगा गांधी इरविन, 3 मार्च 1931 को हुआ था। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो ये हुई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे आएगा गांधी इरविन, दूसरे नंबर पे आएगा भगत सिंह। और पूना समझौता जो हुआ था, देखिए वो तो बाद में हुआ था काफ़ी, 24 सितंबर 1932 को। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इन दोनों में डाउट होगा तो आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2, 4। आप इसको देख लेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच द फॉलोइंग, कौन सा नहीं है? देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, बिल्कुल सही बात है। जुपिटर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा जो है बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। इसके बाद में देखिए सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। तो सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र है, सैटर्न है। और देखिए सबसे मंदतम गति वाला ग्रह जो है मंगल नहीं है। मंदतम मतलब सबसे कम स्पीड वाला जो ग्रह है वो क्या नहीं है? मंगल नहीं है। ये कौन सा है? ये है वरुण, जिसको यूरेनस कहा जाता है। और ये जो है काफ़ी दिनों में, मतलब 59,800 दिन में, लगभग 165 वर्ष में जो है ये सूरज है, तो सूरज की परिक्रमा करता है, लगभग 165 वर्ष ले लगा देता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जो है आपका ज्योग्राफी का जो यूनिवर्स वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो देखिए इसमें मणिपुर से नहीं मिलती है, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है और मिजोरम से मिलती है। देखिए मणिपुर क्या है, यहाँ से जब हमारा ये इस तरीके से आता है तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, इसको मैंने याद किया हुआ है अन्ना, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे अन्ना, नागालैंड अन्ना मा और मी, अन्ना मामी, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये आ गया मा से आ गया मणिपुर और मी से आ गया मिज़ोरम। तो देखिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अन्ना मामी। और इसमें जो है मणिपुर जो है, मणिपुर आपका जो है मैच नहीं होता है, सॉरी टच नहीं होता है किससे, बांग्लादेश से। बाकी जो अन्य है वो टच होता है। त्रिपुरा तो देखिए बिल्कुल ही 3 तरफ से घिरा होता है किससे, बेसिकली जो बांग्लादेश है उससे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो ये बेसिकली रिट से क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू रिट लगा सकते हैं आप, उससे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण है मतलब बेसिकली बंदी को जो भी डिटेन किया गया है उसका प्रत्यक्षीकरण करना है। उसको क्या करना है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये बिल्कुल सही है, टू हैव द बॉडी ऑफ से ही ये जाना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश मीडियम वाले जो देख रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। देखिए हैबियस कॉर्पस ऐसी रिट होती है जिसमें जो कोर्ट्स हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपने किसी को, मान लीजिए पुलिस ने या किसी भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है या स्पेशल टास्क फोर्स ने किसी को गिरफ्तार किया है, तो क्या किया गया, उसकी बॉडी को आपको क्या करना पड़ता है, कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। और अगर वो उसके जो है कारण बताने पड़ते हैं, और अगर वो जो है निर्दोष पाया जाता है, इलीगली उसका जो है डिटेंशन किया होता है, अरेस्ट किया होता है, तो उसको फिर रिहा किया जाता है। तो इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और जो दूसरा है वो है परमादेश। परमादेश होता है मैंडेमस। तो देखिए मैंडेमस में होता है बी कमांड। बी कमांड का मतलब बेसिकली मैंडेमस में जो कोर्ट्स होते हैं वो आदेश देते हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स होती हैं, तो इनको क्या देते हैं, आदेश देते हैं। कहते हैं ना कि बी कमांड, हमने भाई हमारा आदेश है और आप जो है इस तरीके से करोगे। तो ये हायर कोर्ट्स जो है लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को आदेश देते हैं, या किसी भी पब्लिक बॉडी को आदेश देते हैं कि इस तरीके से काम होगा। तो इसको कहते हैं मैंडेमस। इसके बाद में देखिए प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध में क्या होता है, ये तो मैच द फॉलोइंग ठीक है, लेकिन प्रतिषेध में टू बी सर्टिफाइड नहीं आएगा। इसमें जो है टू बी सर्टिफाइड नहीं आएगा। प्रतिषेध होता है प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को रोक देना। टू स्टे इसका आएगा, इसको लिखा जाएगा टू स्टे या टू स्टॉप। कहते हैं ना कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो प्रोहिबिशन का मतलब यही है, प्रतिषेध का मतलब यही है कि कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, किसी लोअर कोर्ट के आदेश पे क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया, रोक दिया उसको कि इस तरीके से काम नहीं होगा। तो ये कहा जाता है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का रिट कहा जाता है इसको। और देखिए मान लीजिए किसी इंसान के जो हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हुए, वायलेट हुए, तो उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया या हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि इस तरीके से जो है मेरे कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने जो है मेरे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो नीचे के आदेश दिया गया था उसको रोक दिया। तो इसलिए इसको प्रतिषेध या स्टे कहा जाता है। स्टे इसी रिट के थ्रू लगाया जाता है कोर्ट द्वारा। आपने सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा कि स्टे लगा दिया। इसके बाद में देखिए डी जो ऑप्शन है वो है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा को कहा जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो से ये पूछा जाता है, मतलब किसी भी इंसान से, किसी पब्लिक सिविल सर्वेंट से, किसी भी जो पब्लिक ऑफिशियल है, कि आपने कौन सी अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये पद जो है ग्रहण किया हुआ, ये पोस्ट जो है ग्रहण की हुई, ये ऑफिस जो है आप इस पर बैठे हैं। तो ये पूछा जाता है हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स द्वारा। तो देखिए ये सारी चीज़ें सही हैं। जो सी वाला था प्रतिषेध, टू भी सर्टिफाइड नहीं आएगा इसमें। इसमें कौन सा आता है, इसमें जो रिट आती है वो आती है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी जो है इसकी रिट होती है टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करना होता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो देखिए संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा, इसमें आपको ये गलत तरीके से नहीं समझना है कि राष्ट्रपति करेगा। इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, वही करेगा इसकी अध्यक्षता। और
आर्टिकल 118 के जो सब क्लॉज 4 है, ये देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ इतना एक तरीके से नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बस आप इतना याद रखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। कोई भी ज्वाइंट मीटिंग होनी है, राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट मीटिंग होनी है, तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का जो है उपाध्यक्ष करेगा, डिप्टी जो स्पीकर है वो करेगा। और देखिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है, सभापति नहीं उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन जो है करेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। इसके बाद में लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो करेगा, उपसभापति करेगा राज्यसभा का। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा करेक्शन इसमें करना चाहूँगा। जो कुछ पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स होते हैं बेसिकली। तो कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर गलत बोला है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। आप इस तरीके से जज नहीं करेंगे कि सर को इतना भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 65 वर्ष। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी रिटायरमेंट एज जो होती है ना 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट की। और देखिए जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स की क्या होती है 62 वर्ष। ये जो पहला जो ऑप्शन है 62, ये अगर हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की बात आती है, जो भी जज रिटायर होंगे तो वो 62 वर्ष में होंगे, 62 ईयर्स में होंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो पहले देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रोनिका सिटी, नोएडा। ट्रोनिका सिटी देखिए नोएडा में नहीं है, ट्रोनिका सिटी जो है वो बेसिक है। इसके बाद में देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, जिनको पता है अच्छी बात है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक सिटी जो है वो कानपुर में को कहा जाता है बेसिकली। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में है। तो देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये लेदर पार्क होता, सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्क नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए जो मैं कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आप मैं ही बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा फिर कानपुर रहेगा। कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर्स नहीं देते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो लेदर पार्क अगर होगा तो कानपुर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। तो देखिए शोध प्रबंध जो है वो डेजर्टेशन की बात हो रही है, तो डेजर्टेशन लिखने का जो स्टाइल होगा, डेजर्टेशन लिखने का जो तरीका होगा वो इनमें से किसके जैसा होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शोध के लघु शोध प्रबंध में। शोध का जो लघु शोध प्रबंध शोध का जो लघु शोध प्रबंध है उसको हम कहते हैं थीसिस। तो देखिए जो थीसिस में होगा वही जो तरीका होता है डेजर्टेशन में होता है, जो इसको कहेंगे लघु शोध प्रबंध, ये थीसिस है, और शोध प्रबंध जो है इसको डेजर्टेशन कहेंगे। तो देखिए इसमें जो बेसिकली शायद मैंने उल्टा बोल दिया। शोध प्रबंध जो है, शोध प्रबंध का मतलब है थीसिस। थीसिस लिखने का प्रारूप वही होता है जो इसमें से कौन से का होगा? तो देखिए थीसिस लिखने का जो प्रारूप होगा, विशेष स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा? शोध के लघु शोध प्रबंध में। तो इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेजर्टेशन। इसका मतलब डेजर्टेशन है। शोध प्रबंध अगर सिर्फ शोध प्रबंध कहा जाता है तो वो थीसिस होता है। तो देखिए इसमें सेम चीज़ें ही होती हैं। इसमें पहले आपको क्या करना होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने होते हैं, आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करनी होती है। इसकी एक तरीके से आप थोड़ा नोट कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम को, कोई भी जो दिक्कत है उसको आइडेंटिफाई करेंगे आप। फिर क्या करेंगे, जो रिव्यू करेंगे लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि इसके ऊपर कुछ काम तो नहीं हो सकता, कि जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं क्या इस पर किसी ने काम तो नहीं किया हुआ। तीसरा जो स्टेप रहेगा इसका डेजर्टेशन या थीसिस का, वो क्या रहेगा, आप उस पर रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर आप उस पर रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। अनुसंधान के प्रश्नों को तैयार करेंगे, किस बेसिस पे मैं जो है काम करने वाला हूँ। इसके बाद में फिर 4th नंबर पे आएगा, आप उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, उसका अनुसंधान अभिकल्प बनाएंगे, अनुसंधान अभिकल्प बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे।
इसके बाद में देखिए पांचवा क्या करेंगे, आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर आप सैम्पलिंग करना शुरू करेंगे। सैम्पलिंग का मतलब है कि आप किस तरीके से डाटा इकट्ठा करेंगे और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद में देखिए ये सारे करने के बाद में आप फिर छठे नंबर पे डेटा को कलेक्ट करेंगे। देखिए पांचवें नंबर पे आपने सैम्पलिंग वगैरह कि मेरे कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि किन किन से मैं पूछताछ करूंगा। अगर इस तरीके की मान लीजिए साइकोलॉजिकल रिसर्च है तो आप किस किस कहाँ कहाँ पे जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसको सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद में 6 नंबर पे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद पे 7वें नंबर पे डेटा को प्रोसेस करेंगे और 8वें नंबर पे आप क्या करेंगे, एक थीसिस या एक डिसर्टेशन लिखेंगे। तो यही चीज़ इसमें पूछने की कोशिश की गई कि शोध प्रबंध मतलब थीसिस है और लघु शोध प्रबंध डिसर्टेशन को कहा जाता है। तो देखिए ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। तो देखिए इसमें आरंभिक पूछा गया है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी आपकी, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो फर्स्ट आरंभिक अनिवार्यता रहेगी, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। पहले आप क्या है, अनुसंधान के जो रिसर्च जो क्वेश्चंस हैं उसको आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है। देखिए शिक्षण की पूर्व क्रिया मतलब पहले ही आपने क्या किया, पहले ही आप काम करके आ रहे हो आपने, तो इसमें कौन सा रहेगा, वो रहेगा क्रमबद्ध करना। आपको जो है कोई लेक्चर देना है, आपको पढ़ाना है कोई भी चीज़, तो पहले आपको क्या करना है, चीज़ों को क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध का मतलब सिक्वेंशियल शॉर्टिंग जिसको कहेंगे, शॉर्टिंग भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं शॉर्टिंग या सिस्टमेटिक टीचिंग बिफोर टीचिंग, ये इसको बोला जाता है। तो पूर्व क्रिया क्या रहेगी, क्रमबद्ध करना है। आपको किस शिक्षक नीति से पढ़ाना है, किस उद्देश्य से पढ़ाना है, क्या आपको उद्देश्य देने हैं, मतलब डायरेक्शन क्या देना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ों की बात होगी। तो आपको ये क्रमबद्ध करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है। तो देखिए सीपीयू का जो निष्पादन है वो बेसिकली किस में नापा जाता है, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी कहते हैं इसको। निष्पादन का मतलब है एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, तो इसको नापा जाता है मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। और देखिए अगर आपका गीगाहर्ट्ज भी ऑप्शन में आता है तो वो भी सही आंसर होगा। गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज दोनों में नापा जाता है। इसके बाद में देखिए GUI शब्द विस्तार क्या है। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन है, मैंने कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, एब्रीविएशन है, वो मैंने वीडियोज़ में करा रखे हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी बिल्कुल। GUI का जो विस्तार रूप रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए एंड्रॉयड या विंडो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आइकन्स बन रहे हैं, आपको जो है लिखने की या कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइकन पे क्या करेंगे, आपके सामने तो आइकन बन रहा है, आपने टिक किया उस पर, तो आपको वो ऑप्शंस मेन्यू जो है खुल के आ गए। उसके पीछे जो है आप कोडिंग चल रही है वो आपको नहीं पता है। तो इसलिए ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है एक अच्छा ऑप्शन है किसी भी यूज़र के लिए, जिससे कि वो कंप्यूटर से क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है। पीछे क्या कोडिंग चल रही है वो नहीं पता है और ना ही कोडिंग की ज़रूरत होगी। तो जो भी आइकन्स आप देख रहे हैं उसके थ्रू कंप्यूटर से आप क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी मेन्यूज़ खुल के आ रहे हैं वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही एग्जाम्पल है। और माउस देखिए जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, ये भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही एक तरीके से क्या है, एग्जाम्पल है। मैंने जो इनपुट दे रहा हूँ मैं, तो इस पर कोडिंग नहीं चल रही मेरी। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ या जो देख पा रहा हूँ, तो वो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, जो आइकन्स आपके बने होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे या जो आपकी एप्लीकेशंस के आइकन्स बने होते हैं, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है इनका। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है। तो देखिए डिस्क जो होता है सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर करता है। तो ये बेसिकली स्टोर करता है टेक्स्ट और सेक्टर्स के रूप में। जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट के रूप में और सेक्टर्स के रूप में स्टोर करता है। तो देखिए जो मैग्नेटिक साइक्लिक पाथ होता है, चुंबकीय चक्रीय पथ होता है, उसमें जो है टेक्स्ट स्टोर होता है और टेक्स्ट के अंदर ही जो उपखंड होते हैं, पार्ट होते हैं, उसमें सेक्ट्स को स्टोर किया जाता है।
जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। और जम्मू एंड कश्मीर ने जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नेंस का लिस्ट जारी की है। अमित शाह के उपस्थिति में किया गया था। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में किया गया था। जम्मू को शीर्ष स्थान मिला है और राजौरी को जो है लास्ट स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर ने इस तरीके का जो है सूचकांक शुरू किया है। वर्ष 2028 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? तो देखिए, ये जो वर्ष 2022 की विश्व मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो उसकी जो मेजबानी सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी स्वीडन को। तो इसका जो ऑप्शन डी रहेगा वो करेक्ट आंसर है। इसकी जो थीम रही थी वो थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ जो है इसकी थीम रही थी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे थीम को भी। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे निम्नलिखित में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग। तो देखिए, जो भारतीय योजना आयोग है, इंडियन प्लानिंग कमीशन है, उसके द्वारा क्या निर्धारित किया गया है? शहरी क्षेत्र में अगर आपकी जो कैलोरी होगी वो 2100 से कम होगी। इसका आंसर रहेगा 2100 कैलोरी से कम अगर आप शहरी क्षेत्र में ग्रहण कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। और देखिए 2400 जो रहेगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। जो यूनिट 6 है उसमें इकोनॉमी का जो पार्ट है, पॉवर्टी वगैरह, उससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है? तो देखिए, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है। वैल्यू एजुकेशन प्रदान की बात हो रही है। करने का सर्वोत्तम तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो आपको क्या करना है? आपको मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्शी पत्र जो है करने पड़ेंगे। तो बेसिकली देखिए, आदर्शात्मक प्रस्तुति का मतलब है बेसिकली जो आइडियलिस्टिक प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उसमें क्या है, आइडियलिस्टिक प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। या विमर्शी सत्र का मतलब है डिस्कशन मेथड जो आप यूज़ करेंगे। डिस्कशन मेथड जो है आप यूज़ करेंगे। कोई भी टीचर जो है उसने बच्चों को बिठा लिया और वहाँ पे या तो कोई पत्र प्रेजेंट हो रहा है, मान लीजिए किसी से बोल दिया, 10 लोगों में से एक को बोला है कि आप जो है ऑनेस्टी पे, मान लीजिए ऑनेस्टी पे क्या करेंगे, एक पत्र अपना प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्शात्मक प्रस्तुति करेंगे। उसमें वो छात्र जो है कोई एग्जाम्पल देके, गांधी जी का एग्जाम्पल या किसी का भी एग्जाम्पल देके और एक कहानी के रूप में या किसी भी तरीके से प्रस्तुति कर रहा है तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा। या डिस्कशन मेथड हो रहा है, टीचर जो है एक अच्छा टीचर है, वो क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बैठ के कि भाई बताओ चलो जस्टिस क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्य जो है, कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, प्रेम क्या है, सहयोग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछ लिए। आप इसको बताओ, आप इसको एक्सप्लेन करो। तो ये देखिए सबसे अच्छा तरीका है आपको वैल्यू एजुकेशन सिखानी है तो। और उनके जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो डे टू डे उनके जो एक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे भी आप उनसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वैल्यू एजुकेशन बिल्कुल सर्वोत्तम तरीका मेरे हिसाब से रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए, जो गुणात्मक शोध प्रतिमान है, क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें जो है कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण माना जाएगा वो माना जाएगा प्रदंतों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निर्माण, निम्न में से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। तो देखिए, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। इसका मतलब है बेसिकली एविडेंसों के संग्रहण में, एविडेंसों के जब कलेक्शन करते हैं, एविडेंस के कलेक्शन करते हैं, उसमें जो इंद्रियानुभविक साक्ष्य हैं, इंद्रियानुभविक साक्ष्य मतलब एम्पेरिकल एविडेंसेज हैं, उनको क्या करना है, निम्न से उच्च स्तर, उनको जो है लो से हाई, बेसिकली हाई स्टेट लेवल्स पे लेके जाना है और उसका जनरलाइजेशन करना है। यही बेसिकली क्या है, गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या होता है, महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मानी जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। और देखिए, इस शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। तो देखिए, ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च है ये बेसिकली ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन की जो इंट्यूशन है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होता है और इसमें ज़्यादा लचीलापन होता है, ज़्यादा जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। कोई भी जो
इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, किसी के बिहेवियर के ऊपर, वो मान लीजिए अच्छे से जो है अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अच्छे से अपना बता सकता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या रहेगा, एक विशेषता रहेगी। तो इसी के साथ में दोस्तों ये टेस्ट जो है समाप्त होता है। आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे और जो भी नीडी हैं, जो भी जिनको ज़रूरतमंद है, जिनको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, आप उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। इसी से जो है हमें देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सेकेंडली चीज़, आप जो है पार्टिसिपेट जो है कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन जो मेरे द्वारा पूछे जाते हैं वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा ही करेंगे। इसी के साथ में तैयारी को अच्छा रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।